नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज की इस लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चुंबकत्व अध्याय में आज हम चुंबकन वक्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रेरण और लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच में कैसा संबंध आता है, और इसी दौरान हम लोह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन संरचना को समझेंगे और लोह चुंबकीय पदार्थों की निरपेक्ष और सापेक्षित पारगम्यता को भी समझेंगे। शुरू करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकन वक्र। हवा और लोहे माध्यम में लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में परिवर्तन के साथ चुंबकीय प्रेरण में कैसा परिवर्तन होता है उसका लेखा चित्र यहाँ दिखाया गया है। चुंबकीय प्रेरण और लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच में इस अभिलक्षण को हम चुंबकन वक्र कहते हैं। क्योंकि लोहे की चुंबकीय पारगम्यता का मान बहुत अधिक है, इसीलिए हवा की तुलना में लोहे में उसी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के साथ चुंबकीय प्रेरण का मान हजारों गुना ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ जो पैमाना हमने चुंबकीय प्रेरण के लिए लिया है वो लोहे के लिए तो टेस्ला इकाई में है, वहीं हवा के लिए यही मान 1000 गुना कम मिली टेस्ला इकाई में पढ़े जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि किसी एक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए हवा का चुंबकीय प्रेरण की तुलना में लोहे में चुंबकीय प्रेरण हजारों गुना ज्यादा है, और दोनों में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के बदलाव के साथ चुंबकीय प्रेरण में परिवर्तन का रूप भी भिन्न प्रकृति का है। काले रंग में हमने हवा का अभिलेख मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा की भांति दिखाया गया है, वहीं भूरे रंग में लोहे के लिए चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B और H का अभिलेख बैठे हुए आदमी के पैर की भांति प्रतीत हो रहा है। चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती होता है और समानुपाती स्थिरांक माध्यम की पारगम्यता कहलाती है। हवा के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान अल्प है और वो स्थिर मान का रहता है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बदलाव के साथ चुंबकीय प्रेरण में बदलाव का ये जो काली रेखा में बनाया गया लेखा चित्र है वो एक समान ढाल की एक सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से शुरू हो रही है। वहीं लोहे में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता परिवर्तन के साथ चुंबकीय प्रेरण का परिवर्तन एक वक्रीय रूप रखता है। यहाँ मैजेंटा फ्रेम में आया हुआ जो शुरुआती भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अल्प मान के साथ बढ़ोतरी के साथ चुंबकीय प्रेरण में बढ़ोतरी को दिखा रहा है, उसमें लगभग नियत ढलाव की एक सरल रेखीय प्रकृति है। लेकिन बाद में चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच में ये जो लोहे के लिए अभिलक्षण है चुंबकन अभिलक्षण, इसमें वक्रता या ढाल लगातार कम होता चला जाता है। जहां हवा के लिए चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ाने के साथ बहुत बड़ी परास में भी एक सरल रेखीय व्यवहार रखती है। हवा की चुंबकीय पारगम्यता का मान चुंबकीय प्रेरण B या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H के बदलाव के साथ बदलता नहीं है। हालांकि ये पारगम्यता का मान कम होने के कारण चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला में मान हवा के लिए बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 50 किलो एम्पियर पर मीटर होने पर भी 0.062 टेस्ला जैसा ही है। वहीं लोहे में शुरुआती अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता परिवर्तन से ही चुंबकीय प्रेरण में काफी अधिक वृद्धि हो जाती है, जो शुरू में तो लगभग एक सरल रेखीय स्वरूप रखता है, लेकिन एक टेस्ला के बाद के मानों के लिए लोहे में सरल रेखीय अभिलक्षण एक वक्र रूप धारण करते हुए अपनी वक्रता या ढाल को लगातार कम करता चला जाता है। और अंत में जब हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को काफी अधिक कर चुके हैं तो हम पाते हैं कि इस लोहे के चुंबकीय प्रेरण में परिवर्तन का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिवर्तन के साथ ढाल नगण्य मान का हो जाता है, और इन संतृप्त स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H काफी अधिक बढ़ाने पे भी चुंबकीय प्रेरण के मान में विशेष वृद्धि नहीं होती है। एक ही त्रिज्या के वृत्ताकार तारों को अल्पअक्षीय विस्थापन के साथ अगर विन्यासित किया जाए तो ऐसी संरचना को परिनालिका सोलेनोइड कहते हैं, और एक धारावाही परिनालिका अपने कोर भाग में मजबूत और समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगर इस परिनालिका की कोर में हवा को रखा जाता है तो हवा की कोर वाली परिनालिका अच्छी खासी धारा पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व चुंबकीय प्रेरण का मान नहीं रखती है। यदि उसी परिनालिका में हवा की बजाय एक लोह कोर को इस्तेमाल किया जाता है तो लोहे में पारगम्यता का उच्च मान होने के कारण लोह कोर परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स घनत्व का मान हवा की तुलना में हजारों गुना ज्यादा हो जाएगा, और बहुत कम चुंबकन धारा भी अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय प्रेरण का मान पैदा कर सकती है। चुंबकीय प्रेरण में हवा की बजाय लोह क्रोड में होने वाला ये परिवर्तन माध्यम की पारगम्यता जिसे म्यू से इंकित करते हैं उस पर निर्भर करता है, और लोहे की उच्च पारगम्यता मान बता रहा है कि लोहे माध्यम में फ्लक्स का प्रवाह को स्वीकार करना, उसे आर पार जाने की अनुमति देने की
अच्छी प्रवृत्ति है और अच्छी पारगम्यता वाले लोह माध्यमों से चुंबकीय फ्लक्स आसानी से भेद कर सहजता से आर पार जा सकता है। हवा माध्यम के बजाय लोह कोर माध्यम में फ्लक्स की अधिक मात्रा या फ्लक्स घनत्व का अधिक मान होना लोह माध्यम की उच्च चुंबकीय पारगम्यता के कारण है और ये उच्च पारगम्यता बल रेखाओं के आसानी से माध्यम को भेद कर निकलने, माध्यम के द्वारा उन्हें ग्रहण करने की सहजता का मापन है। यदि हम चुंबकीय माध्यम में फ्लक्स के प्रवाह को चुंबकीय परिपथ की धारा मान लेते हैं तो हम लोह चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता को चुंबकीय चालकता कह सकते हैं। जिस तरह से एक विद्युत चालक स्वयं में विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह करता है, उसी तरह से एक चुंबकीय माध्यम चुंबकीय पारगम्यता के सहारे स्वयं में चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से आवागमन की सुविधा देता है और इसी सुविधा के कारण लोह चुंबकीय पदार्थ अपनी उच्च चुंबकीय पारगम्यता के कारण हवा की तुलना में लोहे माध्यम में हजारों गुना ज्यादा चुंबकीय प्रेरण का मान बना लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H में हवा माध्यम और लोह चुंबकीय पदार्थ के माध्यम में चुंबकीय प्रेरण के मान में काफी भिन्नता है। लोहे में चुंबकीय प्रेरण B का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण B नोट की तुलना में बहुत बहुत अधिक होता है, लेकिन दोनों ही माध्यम में चुंबकीय प्रेरण का मान उस माध्यम की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के समानुपाती है। और इस समानुपाती संबंध को बराबर का समीकरण बनाने के लिए जिस स्थिरांक का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम माध्यम की निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता म्यू कहते हैं और चुंबकीय प्रेरण B माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के गुणनफल B बराबर है म्यू H के। ये नियम हमारे लिए हवा और निर्वात दोनों में लागू होता है। हवा की चुंबकीय पारगम्यता निर्वात की जैसी ही मानी जाती है। हवा बहुत विरल माध्यम है तो हवा के चुंबकीय गुण और निर्वात के चुंबकीय गुणों को एक समान माना जाता है और हवा की चुंबकीय पारगम्यता को म्यू नोट कहते हैं और इसका मान 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर काफी कम है। इसीलिए हवा में चुंबकीय प्रेरण B नोट का मान μ0H लोहे की तुलना में काफी कम है। वहीं किसी दूसरे माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता म्यू को हवा के सापेक्ष पढ़ते हैं और किसी दूसरे माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता हवा की चुंबकीय पारगम्यता के साथ उस माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता के गुणा से व्यक्त की जाती है। हम माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता म्यू को μ0 μr कहते हैं, जहां μr दूसरे माध्यम की हवा के सापेक्ष सापेक्षित पारगम्यता है। अगर μ0H को हम B0 लिखते हैं तो हम कह सकते हैं किसी दूसरे माध्यम में चुंबकीय प्रेरण का मान हवा माध्यम के चुंबकीय प्रेरण से μr गुना ज्यादा हो जाएगा और अगर लोहे में चुंबकीय पारगम्यता का मान हवा की तुलना में हजारों गुना ज्यादा है, लोहे की हवा के सापेक्ष सापेक्षित पारगम्यता हजारों से ज्यादा है, तो लोहे में चुंबकीय प्रेरण B का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण B नोट की तुलना में काफी अधिक हो जाएगा। किसी माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता उस माध्यम की निरपेक्ष पारगम्यता और हवा की पारगम्यता का अनुपात है और अगर एक ही चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में हवा और दूसरा माध्यम रखा जावे तो हम माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता को माध्यम में चुंबकीय प्रेरण और हवा के चुंबकीय प्रेरण का अनुपात भी समझ सकते हैं। हमारी दुनिया में अधिकांश पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण B का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण के काफी सन्निकट है और माध्यम में पारगम्यता और हवा की पारगम्यता का वो अनुपात सापेक्षित पारगम्यता 1 के सन्निकट हैं और इन पदार्थों को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके दो संवर्ग हैं, एक डाया प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जिनमें माध्यम के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण से मामूली सा कम होता है और μr का मान 1 से कुछ कम है। वहीं दूसरे पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जिनमें माध्यम का चुंबकीय प्रेरण हवा के चुंबकीय प्रेरण से मामूली रूप से अधिक होता है और μr का मान 1 से कुछ अधिक होता है। इन दोनों पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण जो माध्यम में होता है वो हवा के काफी सन्निकट हैं। इन अचुंबकीय पदार्थों के उदाहरणों के तौर पे हम अगर प्रतिचुंबकियों के उदाहरण देखें तो वो तांबा, चांदी, ऑक्सीजन हो सकता है और अगर हम पैरामैग्नेटिक पदार्थों के उदाहरण देखें तो वो एल्युमिनियम, प्लेटिनम, पानी, लकड़ी इत्यादि हो सकते हैं। और सभी ऐसे पदार्थों में चुंबकीय गुण हवा के जैसे ही हैं। इनकी कोई विशेष इंजीनियरिंग महत्ता नहीं होने के कारण इनका विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है। वहीं कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मूलतः लोहा, निकल या कोबाल्ट धातुएं हो सकती हैं या इन्हीं धातुओं से बनी हुई कुछ मिश्र धातुएं हो सकती हैं जिनमें चुंबकीय प्रेरण का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण की तुलना में बहुत बहुत अधिक होता है और ये अनुपात
जिसे हम सापेक्षित पारगम्यता कहते हैं, वो सैकड़ों से हजारों हो सकता है और ये दर्शाता है कि इन लोह चुंबकीय पदार्थों में फ्लक्स को आसानी से आर पार जाने की सहूलियत प्राप्त है और उसी कारण से इन पदार्थों में चुंबकीय प्रेरण का मान हवा के चुंबकीय प्रेरण की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। अगर हवा और लोहे के चुंबकीय गुणों में पुनः तुलना की जाए तो हवा की पारगम्यता का मान अल्प और स्थिर रहता है। वो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण का मान बदलने से भी नहीं बदलता है। तो अगर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तनशील लगाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण में परिवर्तन मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा जैसा एक समान ढाल जैसा होता है, लेकिन चुंबकीय प्रेरण का मान बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता 50 किलो एम्पियर प्रति मीटर पे भी 0.062 टेस्ला जैसा अल्प मान ही रखता है। वहीं लोहे में चुंबकीय प्रेरण का मान शुरुआती चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ाने पर बहुत तेजी से बढ़ता है और वो 1 टेस्ला के क्रम का हो जाता है। तत्पश्चात इसमें सरल रेखीय रूप से परिवर्तन न होकर चुंबकीय पारगम्यता में परिवर्तन होने पर B में वृद्धि की दर H में वृद्धि के साथ कम होती चली जाती है और अंत में संतृप्त अवस्थाओं की स्थितियों में H का मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय प्रेरण में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे में चुंबकीय प्रेरण का मान हवा की तुलना में अधिक है, लेकिन B का परिवर्तन H के परिवर्तन के साथ रेखीय स्वरूप न रख के एक बैठे हुए पैर की भांति ही वक्रीय स्वरूप रखता है, जो पैर में एंकल टकना और नी घुटना उसके बीच में तो एक समान ढाल का तेज सरल रेखीय व्यवहार रखता है। तत्पश्चात ढाल में परिवर्तन जैसा चित्र में दिख रहा है वैसा प्रदर्शित होता है। लोहे में चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के साथ परिवर्तन का चुंबकन अभिलक्षण का जो वक्रीय स्वरूप है उसे हम वेबर की डोमेन सिद्धांत से समझ सकते हैं। लोह पदार्थों में प्रत्येक परमाणु में अयुग्मित चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण एक स्वयं का अंतः चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन साथ ही साथ उनमें डोमेन संरचना भी होती है जिसमें एक अल्प आयतन जो लगभग 10⁻⁻10 मीटर क्यूब का हो सकता है, जिसमें उपस्थित सभी परमाणु आपस में एक सहकारिता की स्थिति पैदा कर लेते हैं और सभी के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक साथ एक ही दिशा में इकट्ठे होकर एक शक्तिशाली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है और एक लोह पदार्थ में अलग अलग डोमेन अलग अलग आकृति चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और विन्यास के साथ उपस्थित होती है। और अगर किसी लोह पदार्थ को कभी पहले से चुंबकित नहीं किया गया है तो ऐसे पदार्थ में यदृश रूप से अलग अलग दिशाओं की चुंबकीय डोमेन का परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। लेकिन इसी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हल्का सा भी बढ़ाते हैं तो वो डोमेन जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ हल्का कोणीय विन्यास बनाती हैं, उन डोमेन में एक साथ चुंबकीय क्षेत्र का अनुदिशन हो जाता है और पदार्थ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में जो वृद्धि होती है उससे आंतरिक चुंबकन तीव्रता जो प्रेरण से पैदा हुई है वो एक आंतरिक प्रेरित चुंबकन प्रेरण पैदा करके पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण के मान को बढ़ा देती है। और जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की मान को बढ़ाते हैं कुछ अधिक कोण की डोमेन भी लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिश होती हुई पदार्थ में परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाती हुई प्रेरित चुंबकन तीव्रता से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय प्रेरण से पदार्थ में प्रभावी चुंबकीय प्रेरण का मान एक सरल रेखीय रूप से बढ़ा देती है और हम H की वृद्धि के साथ B में तेज एक समान ढाल का सरल रेखीय परिवर्तन प्राप्त करते हैं। लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में शुरुआती शून्य मान से अल्प वृद्धि के साथ चुंबकीय प्रेरण में तेज एक समान ढाल में वृद्धि बता रहा है कि इस कार्य स्थितियों में लोह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता एक समान और उच्च मान रखती है, जैसा कि इस भूरे वक्र में दिखाया जा रहा है। लोहे के लिए चुंबकन अभिलक्षण या चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच का संबंध का लेखा चित्र बैठे हुए व्यक्ति के पैर की भांति है और शुरुआती एंकल से लेके नी के बीच में B और H लेखा चित्र का ढाल जो चुंबकीय पारगम्यता है वो एक समान और उच्च मान रखती है और एक सरल रेखीय व्यवहार नी तक रहता है, क्योंकि हम लगातार जो डोमेनें होती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दिशा में अनुदिश करते जा रहे हैं। नी बिंदु की स्थिति में बढ़ाए गए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण अधिकांश डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अनुदिश हो गई हैं और अब केवल मुश्किल डोमेनें जो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के साथ अधिक कोण की स्थितियों पर हैं और संख्या में भी कम है, उन्हें चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुदिश करने हेतु मोड़ना बाकी है। और जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं तो उन मुश्किल डोमेन में भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिशन की प्रक्रिया होती है और पदार्थ में
परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने से प्रेरित चुंबकन तीव्रता आने से प्रेरित चुंबकीय प्रेरण बनने से परिणामी चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ता है, लेकिन हमें H के अधिक मान की वृद्धि पर B में अल्प वृद्धियां प्राप्त होती हैं और चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का ये अभिलक्षण का ढाल उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। और ऐसी स्थिति में जो ढाल है वो पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता को निरूपित करता है और लौह पदार्थ की पारगम्यता या सापेक्षित पारगम्यता लगातार घटती चली जाती है। बाद में जब मुश्किल डोमेनों को भी अनुदिश कर दिया जाता है, बची हुई डोमेनों में और अधिक चुंबकन की संभावनाएं कम रह जाती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में काफी अधिक वृद्धि करने पर भी चुंबकीय प्रेरण में परिवर्तन अधिक नहीं होता है और ऐसी स्थिति को हम संतृप्त स्थिति कहते हैं। और संतृप्ता स्थिति में माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता काफी कम हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि लोहे के चुंबकन वक्र में जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण में होने वाला परिवर्तन एंकल से नी के बीच में डोमेन संरचनाओं में लगातार लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिशन होने की प्रक्रिया के दौरान तेजी से एक समान ढाल के साथ बढ़ता है और ऐसी स्थितियों में लौह पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता या सापेक्षित पारगम्यता का मान भी उच्च है। नी बिंदु के बाद जब मुश्किल डोमेन मोड़ने की बारी आती है तो हमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में अधिक वृद्धि करनी होती है और चुंबकीय प्रेरण में परिणामी वृद्धि कम प्राप्त होती है। तो इस चुंबकन अभिलक्षण का ढाल लगातार कम होता जाता है और अंत में जब मुश्किल डोमेनों को भी मोड़ दिया गया है, संतृप्तता की स्थिति आ गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में काफी अधिक वृद्धि करने पर भी चुंबकीय प्रेरण में खास वृद्धि नहीं होती है और इस संतृप्त स्थिति में लौह पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता न्यूनतम रह जाती है। लौह चुंबकीय पदार्थ में लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र जब बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के चुंबकन अभिलक्षण में एडी बिंदु एंकल बिंदु के तत्काल बाद लौह चुंबकीय पदार्थ की डोमेन का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिशन चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के साथ लगातार बढ़ता है और आंशिक अनुदिशन नी बिंदु तक घुटना स्थिति पर काफी अधिक पदार्थ के अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से प्रेरित चुंबकन तीव्रता बनाते हुए प्रेरित चुंबकीय प्रेरण की मदद से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मान को काफी अधिक बढ़ा देता है। तत्पश्चात मुश्किल डोमेनों के मुड़ने के दौरान में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को तो ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और परिणामी चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि कम होती है और अंततः जब संतृप्त बिंदु की स्थिति आती है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पे भी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वृद्धि नहीं होती और उसका कारण यह है कि इस संतृप्त स्थिति पे सभी डोमेनें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अनुदिश होकर पूरा चुंबकीय पदार्थ एक एकल डोमेन हो गया है। अब लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण के मान को अधिक वृद्धि करना या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में वृद्धि करना संभव नहीं रहता है। इसे हम संतृप्त स्थिति कहते हैं। लौह पदार्थ के चुंबकन वक्र में चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बीच में अभिलक्षण में जो बैठे हुए आदमी के पैर की भांति है, टखने और घुटने के बीच में एंकल और नी के बीच में जब आसानी से डोमेने मोड़ी जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि के साथ चुंबकीय प्रेरण में तेज और एक समान दर से सरलरेखीय अभिलक्षण अनुसार वृद्धि होती है और इस दौरान लौह चुंबकीय पदार्थ में पारगम्यता या सापेक्षित पारगम्यता का मान स्थिर और उच्च बना रहता है। नी बिंदु के बाद जब मुश्किल डोमेनों को मोड़ा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि की दर कम होने पर लौह पदार्थ की गतिक पारगम्यता तेजी से कम होती हैं और संतृप्त अवस्था में वो न्यूनतम मान को प्राप्त कर लेती है। लौह पदार्थों को संतृप्त अवस्था में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इन्हें संतृप्त अवस्था में इस्तेमाल करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की उच्च तीव्रता बनाने के लिए बहुत अधिक उत्तेजन धाराओं की आवश्यकता होगी और बहुत अधिक हमें चुंबकीय प्रेरण की भी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी स्थितियों में लौह पदार्थ में क्षतियां अधिक होने से ऊर्जा कुशल उपयोग भी नहीं होगा। ताप वृद्धि अधिक होने से उपकरण में कुछ दोष भी हो सकते हैं। सामान्यतः हम उपकरण को रेखीय भाग की अंतिम सीमा नी बिंदु के समीप इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अल्प चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पे भी उच्च चुंबकीय प्रेरण या कार्यकारी फ्लक्स के मान प्राप्त हो जाएं। लेकिन अगर किसी उपकरण में लौह पदार्थ को नी के बाद वाले वक्रीय अभिलक्षण भाग में इस्तेमाल किया जाता है तो उस दौरान लौह पदार्थ की पारगम्यता नियत नहीं रहती है और ऐसी परिवर्तनशील पारगम्यता की स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की अभिकल्पनाओं की गणना करना अधिक सावधानी की मांग करता है। ये संख्यात्मक उदाहरण
हवा के बजाय कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाते समय लौह कोर को इस्तेमाल करने के लाभ को बता देगा। हमें एक सोलेनोइड दी हुई है जिसकी कोर की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इससे हमें फ्लक्स प्रवाह पथ के काट क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सोलेनोइड की लंबाई 0.4 मीटर है। हमें इस कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, जबकि सोलेनोइड में 200 फेरों की कुंडली में उत्तेजन धारा 5 एम्पियर है और एक बार इसकी कोर के लिए हमने पदार्थ हवा का इस्तेमाल किया है। एयर कोर सोलेनोइड के साथ चुंबकीय फ्लक्स का मान गणना करना है और दूसरी स्थिति में सोलेनोइड की कोर भाग में लोहे के पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है जिसकी सापेक्षित पारगम्यता हवा की तुलना में 1500 गुना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब वायु कोर सोलेनोइड को इस्तेमाल किया जाता है तो पारगम्यता हवा की पारगम्यता 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर है और हम कार्यकारी फ्लक्स को चुंबकीय प्रेरण और अभिलंब काट क्षेत्रफल के गुणा से पढ़ सकते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मान μ0 गुणा लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है और एक सोलेनोइड में फेरे और धारा का गुणा MMF कहलाता है और पूरी लंबाई L पे जो MMF का एकांक लंबाई वितरण मान आता है वही लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता H NI/L हो गई है, उसे μ0 से गुणा करेंगे तो B का मान आ जाएगा, B को एरिया से गुणा करेंगे तो हमें फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। हवा के लिए पारगम्यता का मान 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, सोलेनोइड में फेरों की संख्या, फेरों में उत्तेजन धारा और सोलेनोइड की लंबाई 0.4 मीटर दी हुई है, उन्हें स्थापित किया जा सकता है। चुंबकीय परिपथ का काट क्षेत्रफल कोर की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से πr² सूत्र से 1 सेंटीमीटर को मीटर में 0.01 रखने के बाद वर्ग करने के बाद पाई से गुणा करके एरिया आ जाएगा। एरिया को चुंबकीय प्रेरण से गुणा करेंगे तो हमें फ्लक्स का मान हवा कोर की स्थितियों में 9.88 × 10⁻⁷ वेबर प्राप्त हुआ है, जो लगभग 1 माइक्रोवेबर के सन्निकट है। अल्प मात्रा का फ्लक्स है क्योंकि कोर हवा है जिसकी पारगम्यता उच्च नहीं है। अगर इसी कोर में हवा की बजाय लोहे को इस्तेमाल कर लिया जावे तो लोह कोर की पारगम्यता हवा की पारगम्यता से μr गुना ज़्यादा हो जाएगी और लोहे की सापेक्षित पारगम्यता μr 1500 दी गई है। तो लोह कोर की पारगम्यता μ0 में 1500 का गुणा करके हेनरी प्रति मीटर में हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर फ्लक्स चुंबकीय प्रेरण और काट क्षेत्रफल का गुणा है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता प्रति एकांक लंबाई MMF में म्यू का गुणा करके प्राप्त हो जाएगा। म्यू की जगह μ0 μr रखा जा सकता है। अब μ0 की जगह हवा की पारगम्यता, μr की जगह लोह माध्यम की सापेक्षित पारगम्यता, सोलेनोइड में फेरे, उत्तेजन धारा, सोलेनोइड की लंबाई, इनसे NI/L से H आ गया है और कोर का काट क्षेत्रफल πr², त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने पर वर्ग करने के बाद एरिया आ जाएगा और गणना करने से ये मान 1.48 मिली वेबर सापेक्षता अच्छा फ्लक्स मान प्राप्त हो गया है। तो अगर हम हवा की बजाय लोहे की कोर में फ्लक्स बनाते हैं तो वो उपयोगी मान का प्राप्त हो सकता है। उम्मीद है इस खूबसूरत ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकन वक्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और लोह पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के साथ किस तरह से परिवर्तित होता है। शुरुआत में आसान डोमेन के मुड़ने की स्थितियों में चुंबकीय प्रेरण में तेज वृद्धि उच्च पारगम्यता को बताती है। बाद में जब मुश्किल डोमेन मोड़ी जाती है तो पारगम्यता का मान कम होता है और संतृप्तता की स्थिति में लोह पदार्थ की पारगम्यता हवा की पारगम्यता की भांति हो जाती है। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक है जिनकी मदद से आप अध्ययन और प्रोफेशनल प्रैक्टिस दोनों बेहतर कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।